महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के भी एक सांसद को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ एक सांसद की सदस्यता रद्द होने से खत्म नहीं होगी, बल्कि उस पर उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसमें पूरी की पूरी पार्टी लपेटे में आ सकती है। चुनाव आयोग को हलफनामे में महज कुछ लाख कैश और थोड़ी बहुत संपत्ति बताने वाले धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का जो पहाड़ निकल रहा है, जिसकी 3 दिन बाद भी चौथे दिन गिनती जारी है और 100 से अधिक ऐसे बैग अब तक भरे पड़े हैं जिन्हें खोला जाना और गिना जाना बाकी है। जाहिर है चुनाव आयोग गलत हलफनामा देने की वजह से धीरज साहू की सदस्यता तो रद्द करने की सिफारिश करेगा ही, लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है नोटों का पहाड़, जिसको लेकर आयकर विभाग और ईडी के अधिकारियों को अंदेशा है कि ये सारे नोट धीरज साहू के नहीं बल्कि कांग्रेस के हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद एक जगह इकट्ठा किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका उपयोग किया जा सके। वैसे भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उस दौरान काला धन पड़ोस के राज्यों में इकट्ठा किया जाता है और वहीं से इन रुपयों का बंदरबांट होता है। आईटी की इस बड़ी छापेमार कार्रवाई के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। रही सही कसर, पीएम मोदी ने इसकी एक तस्वीर शेयर कर पूरी कर दी। पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी से भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और ठिकानों से कुबेर का इतना खजाना मिला कि आयकर विभाग 3 दिन बीतने के बाद भी उसे गिन नहीं पाया। चौथे दिन भी नोटों की गिनती खत्म हो सकती है, ये अंदेशा है। नोटों से भरी अलमारी मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपने नेता के बचाव में पार्टी का कहना है कि साहू का करोड़ों का कारोबार है। अकूत दौलत के मालिक साहू 2010 से कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं। उनके ठिकानों से बेशक आयकर विभाग को छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला हो, लेकिन चुनाव आयोग को राज्यसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे में धीरज साहू ने बताया था कि उनके पास 15 लाख रुपया कैश है, जबकि उनकी पत्नी और आश्रितों को मिलाकर पूरे परिवार के पास महज 27,50,000 रुपए नकद हैं और उनके आश्रितों के खातों में कुल 8,59,24,106 रुपए जमा थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ आयकर के बाद ईडी की कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि धीरज और संबंधित शराब कंपनीज के खिलाफ प्रेडिकेट ऑफेंस की पड़ताल करने के निर्देश ओडिशा के ईडी जोनल ऑफिस को दिया गया। अंदेशा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद इन पैसों को एक जगह जमा रखा गया था। एजेंसियां इस पहलू पर पड़ताल कर रही हैं। आयकर विभाग को रेड में अथाह कैश बरामद हुआ। जब्त किए गए पैसों की गिनती में बैंक स्टाफ के साथ 30 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। नोटों को गिनने के लिए 8 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी है कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विभाग को रकम बलांगीर जिले के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड परिसर से अलमारियों के अंदर से मिली और इसके अलावा ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची में भी रेड की गई। रांची स्थित आवास से कई अटैचियां लेकर आयकर विभाग के अधिकारी निकले। सूत्रों का कहना है कि इन अटैचियों में ज्वेलरी भरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिर्फ लोकसभा की सदस्यता छिन जाने भर से महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं। वजह ये कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अब सदस्यता रद्द किए जाने के बाद सीबीआई महुआ मोइत्रा पर अपना शिकंजा कस सकती है। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा से लेकर विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्षी दलों के कई नेता महुआ के समर्थन में आगे आए। हाल ही में महुआ मोइत्रा के साथ जाम टकराते हुए शशि थरूर की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा बेहद बेतकल्लुफ अंदाज में शशि थरूर के साथ जाम टकराती हुई देखी गई। महुआ की सदस्यता छिन जाने के तुरंत बाद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कहा, सौभाग्य से ये महुआ मोइत्रा को मजबूत करेगा, वे अब अधिक मजबूती के साथ अगली बार निर्वाचित होकर लौटेंगी। शशि थरूर ने कहा कि महुआ के निष्कासन की कार्रवाई को विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। अपने ट्वीट में शशि थरूर ने आगे लिखा, आपने देखा किस तरह से विपक्षी दलों के सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में खड़े थे। दरअसल निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। महुआ ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं, ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। महुआ के निष्कासन पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह आधारहीन तथ्यों के आधार पर बदले की भावना से किया गया है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया वे दुबई में बैठे हैं, उन्होंने बयान दे दिया और उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये कहीं न कहीं न्याय के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के खिलाफ किया गया। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने पर टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आज मुझे बीजेपी का रवैया देखकर दुख हो रहा है। उन्होंने लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया। उन्होंने महुआ को अपने रुख स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। सरासर अन्याय हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि महुआ मोइत्रा परिस्थितियों का शिकार हुई। इसकी कड़ी निंदा करती हूं। हमारी पार्टी महुआ के साथ है। इस बीच सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मामला कैश फॉर क्वेरी से जुड़ा केस है। सीबीआई ने लोकपाल के निर्देश के बाद जांच शुरू की। सीबीआई प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज करेगी और अगर उसे लगा कि महुआ मोइत्रा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही हैं, तो फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की थी। उन पर संसद की आईडी और पासवर्ड बिजनेसमैन हीरानंदानी को देने का आरोप साबित हो गया था। तो एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की बात कही थी। एथिक्स कमेटी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि संसदीय लॉगिन शेयर करने का मतलब बाहरी लोगों को ऐसे संवेदनशील दस्तावेज मिल सकते हैं जो सांसदों के साथ पहले से शेयर किए जाते हैं। समिति ने बताया कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक समेत करीब 200 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जातीय जनगणना और आरक्षण का कार्ड खेलने के बाद पता नहीं नीतीश कुमार किस खुशफहमी के शिकार हो गए कि वे अपने आप को पीएम मोदी के लेवल का नेता मानने लगे हैं। हालांकि विपक्षी इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इसी खुशफहमी के शिकार हैं। लेकिन यह हकीकत सबको पता है कि कौन कितने पानी में है। लेकिन खुद को विपक्षी गठबंधन का पीएम फेस घोषित करवाने के लिए नीतीश कुमार पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र वाराणसी से लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार यूपी से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए जेडीयू ने अपने नेताओं को कई सीटों पर रेकी करने के लिए भी भेजा था। हालांकि इसके पहले 2014 में भी नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाराणसी गए थे, लेकिन तब नीतीश कुमार की भागदौड़ का कोई नतीजा सामने नहीं आया और पीएम मोदी ने वाराणसी की सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। वाराणसी लोकसभा पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते देखे गए। ऐसे में इंडी गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं उन्होंने विपक्षी गठबंधन का पीएम चेहरा बताए जाने की उम्मीद की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार 24 दिसंबर को अपनी पहली जनसभा वाराणसी से करेंगे। वाराणसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी के रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के संगठन मंत्री ने की है। फिलहाल नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में फूलपुर, बनारस और अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार प्रतापगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 24 दिसंबर को वाराणसी में नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान 43वीं बार वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वे वाराणसी में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जैसे जैसे अलमारियां खुलती जा रही हैं, आयकर विभाग के अधिकारियों का काम बढ़ता जा रहा है। 4 दिन में करीब 500 करोड़ गिनने के बाद भी 7 कमरे, 9 अलमारियां, 136 बोरियों को खोलकर गिना जाना बाकी है। मतलब कि नकदी बरामदगी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। माना यह जा रहा है कि धीरज साहू के ठिकाने से 1000 करोड़ से अधिक की रकम मिल सकती है। लेकिन अब ईडी, आईटी और दूसरी एजेंसीज ये पता लगाने में जुट गई हैं कि इनमें से कितना पैसा महादेव सट्टा ऐप से वसूली का है, कितना कांग्रेस काला चुनावी फंड है और कितना पिछले 4 सालों में झारखंड में चल रही जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार से लूट का है। आयकर विभाग की इस छापेमारी से कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में भी लोगों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इस मामले का चुनावों तक ले जाने और बंगाल से लेकर झारखंड और कर्नाटक से लेकर चेन्नई तक काले धन की बरामदगी का बड़ा मुद्दा बनाएगी और विपक्षी इंडी गठबंधन के पास इसका कोई जवाब नहीं। इतना तो तय माना जा रहा है कि इतना बड़ा खजाना अकेले धीरज साहू का नहीं हो सकता। ये उनकी कंपनी पर पहले भी कई बार छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन कभी भी वहां से कैश बरामद नहीं हुआ। लेकिन इस बार की छापेमारी ने अधिकारियों ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से लूट का खुला खेल चल रहा है। लगातार 24 घंटे नोट गिनने वाली मशीनें, 40 मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन अब तक गिनती पूरी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि कुछ दिन और ये गिनती जारी रह सकती है। छापेमारी को लेकर ना तो कांग्रेस ने अब तक कुछ कहा है और न ही जेएमएम और आरजेडी ने। ऐसे में इस छापेमारी ने एक इतिहास बना डाला। इनकम टैक्स ने धीरज साहू के ठिकानों और
उनसे जुड़ी फर्म्स पर रेड मारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में काले धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। सूत्रों का कहना है कि किसी एक समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के तहत देश में अब तक की सबसे अधिक नकदी जब्ती है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। काम पर लगाए गए बैंक कर्मचारी, इनकम टैक्स विभाग का ये रेड एक साथ कई जगहों पर चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बरामद किए जा रहे ज्यादातर कैश 500 रुपए के नोट हैं। करीब 40 छोटी बड़ी नोट गिनने वाली मशीनें इन्हें गिन रही हैं। ये काम कुछ बैंक कर्मचारी और एजेंसी के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा कई गाड़ियां तैनात की गई हैं जो जब्त की गई नकदी को बैंक तक पहुंचा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि ओडिशा के बोलांगीर जिले में शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर में रखी 8 से 10 अलमारियों से लगभग 230 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बाकी पैसे ओडिशा और रांची के अन्य ठिकानों से जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम धीरज साहू के आवास से 3 सूटकेस लेकर बाहर निकली। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ज्वेलरी भरी हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अभी 3 ठिकानों के 7 कमरे, 9 लॉकर्स की तलाशी बाकी है। इन जगहों पर कैश, ज्वेलरी मिल सकते हैं। अधिकारी अब कंपनी के विभिन्न अधिकारियों और इससे जुड़े व्यक्तियों के बयान दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया मंच एक्स पर छापेमारी संबंध में खबर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी का भाषण सुने और जनता से लूटा है पाई पाई लौटानी पड़ेगी, मोदी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब तक कहती रही कि 1 रुपया भी नहीं मिला और शराब घोटाला हो गया। ये सब फर्जी है। आम आदमी पार्टी को बदनाम और तबाह करने की बीजेपी की साजिश है। इस तरह की और भी कई बातें कहकर केजरीवाल पूरे घोटाले को अपने हिसाब से रफा दफा करते रहे हैं। लेकिन कोर्ट में ईडी ने ऐसा धमाका कर डाला कि संजय सिंह तो खुद लंबा नपेंगे ही और अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के भी दिन करीब आ गए हैं। संजय सिंह की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान ईडी ने याचिका पर अपनी दलील पेश की। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ गवाह हैं। ईडी ने कहा कि संजय सिंह ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। हमारे पास संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत लेने के पक्के सबूत हैं और गवाह भी। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने बड़े ही शातिर अंदाज में ईडी के किसी अफसर की मदद से शराब घोटाले की जांच की निगरानी भी करवाई ताकि उसे ईडी की गतिविधियों का पता चल सके और वो निकल भागने में कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस वजह से हर पेशी के दौरान संजय सिंह की बौखलाहट सामने आने लगी। केजरीवाल तो उसके बाद से रेफरेंडम कराने लगे कि जेल से सरकार चलाऊं या इस्तीफा दूं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसद के कहने पर ही सर्वेश मिश्रा ने पंजाब के शराब कारोबारियों से पैसे लिए थे। संजय शराब नीति को बनाने और बदले में फायदा लेने का मास्टरमाइंड है। हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं जो कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR से भी साबित होता है। एजेंसी ने कहा कि मामले में एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू ने उन्हें 3 करोड़ रुपए दिए। मामले के एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी इस बात को कबूल किया। रेस्तरां कारोबारी दिनेश मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। एजेंसी ने कहा कि FIR में नाम होना और गवाहों के बयान के आधार पर सिर्फ गिरफ्तारी को गलत बताना सही नहीं है। जांच एजेंसीज ने कोर्ट में कहा कि मामले में गौतम मल्होत्रा, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शुरू में नहीं आया था क्योंकि तीनों लोग काफी प्रभावशाली हैं, इसलिए गवाह ने डर की वजह से इसके नाम पहले नहीं लिए थे, लेकिन बाद में खुद की सुरक्षा का भरोसा मिलने पर इनके नाम लिए। इसके अलावा ईडी को सर्च अभियान के दौरान संजय सिंह के घर से कुछ गोपनीय दस्तावेज भी मिले थे जिनको देखकर लगता है कि संजय सिंह ईडी के किसी कर्मचारी के जरिए उसकी जांच पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही ईडी ने अपनी दलील पूरी की। मामले में अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। उस दिन संजय सिंह के वकील ईडी की दलील को लेकर जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।